ओके, कैन यू सी द स्क्रीन? अगर नहीं किसी को क्लियर हो रहा ना, स्क्रीन नहीं दिख रही, तो माइक अनम्यूट करके बोल दीजिए। छोटा दिख रहा है तो थोड़ा जूम कर देंगे। अगर स्क्रीन नहीं क्लियर हो तो कोई भी बच्चा माइक अनम्यूट करके बोल सकता है, क्योंकि अगर स्क्रीन नहीं क्लियर होगी तो किसी को भी नहीं होगी। ठीक है, तो वैसे तो मैंने आज स्टार्ट करना था थोड़ा वही जो कल पढ़ाया था और जो एक दिन पहले पढ़ाया था, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा बेटर से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ये थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट चेंज किया है। ओके, जो मैंने मिसल्स का एक्शन बताया था, कुछ बच्चे बोल रहे हैं उसमें अभी भी डाउट है। तो मीजल्स में कुछ नहीं है बच्चे। मीजल्स में क्या होता है कि अगर कोई सोप है, आपका सोप के मॉलिक्यूल है, अगर वो एक हायर, ये पता है ना कौन सी कैटेगरी के कोलाइड्स हैं? ये एसोसिएटेड कोलाइड्स हैं। एसोसिएटेड कोलाइड्स कौन से थे जी? जो एक नॉर्मल, अगर थोड़ी कंसंट्रेशन हो ना उनकी किसी सॉल्यूशन में, तब तो वो नॉर्मली बिहेव करेंगे, मतलब कोलाइडल पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करते। बट एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के अबव, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के अबव वो लोग कोलाइडल पार्टिकल की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने सीएमसी भी पढ़ा था, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जो आपके सॉफ्ट मॉलिक्यूल है वो एसोसिएटेड कोलाइड्स का ही मैम। हाँ जी बोलो। मैम, your voice is not audible. आई एम नॉट गेटिंग। एक मिनट। योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मेरा वॉइस क्यों नहीं आ रहा? अभी क्लियर है वॉइस? क्या मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है? Am I audible or not? What is the matter? कनेक्शन तो लगा हुआ है। ओके, ठीक है, फिर से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, जहां पर थे, कहाँ गया? ओके, हम यहाँ थे। क्लियर क्लियर। तो जो सोप आपका है, सोप आपका एक एसोसिएटेड कोलाइड का एग्जांपल है। मैंने बताया था एसोसिएटेड कोलाइड्स में हमने क्या देखा था कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो लोअर कंसंट्रेशन पर, जिनकी कंसंट्रेशन अगर किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कम है, तब तो वो एक नॉर्मल पार्टिकल की तरह ही बिहेव करेंगे। ठीक है, बट एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के अबव, अरे बीच बीच में क्यों आते हैं, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के अबव, जब मैं बोलूँ ना कि 3 PM, तो विद इन 5 मिनट्स सबको कनेक्ट होना है, विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में आओगे ना, मुझे फिर से वापस जाना पड़ता है स्क्रीन पर चेक करने के लिए कौन आया है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के अबव कोलाइडल पार्टिकल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। इसमें मैंने एक एग्जांपल बताया था सोप का। सोप क्या होते हैं आपके? सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, मतलब कोई फैटी एसिड है, फैटी एसिड जिसमें फैट होता है डेफिनेटली। ठीक है, अगर उसका आप सोडियम साल्ट लो, हायर मतलब जो फैटी एसिड होना चाहिए ना, उसकी जो कार्बन चेन है वो लंबी होनी चाहिए। मैं अभी दिखा दूंगी, जैसे यहाँ पे सोडियम स्टीरेट दिखा रखा है। ठीक है, एक्चुअली ये जो था स्टीरिक एसिड था, स्टीरिक एसिड था इतना बड़ा। ठीक है, अगर यहाँ पे Na की बजाय Na ना होता, H होता, तो ये स्टीरिक एसिड होता। तो ये एक फैटी एसिड है। ठीक है, फैट की जैसा विजिबल होगा। ठीक है, जैसा फैट होता है। ठीक है, अगर इसका हमने सोडियम साल्ट बना लिया तो हमें इसको क्या बोल दिया? सोडियम स्टीरेट। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्ट, जो सोडियम सॉल्ट होते हैं हायर फैटी एसिड के, ये सोप की तरह बिहेव करते हैं, इनके पास सोप लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर सपोज करो ये कोई सोप का मॉलिक्यूल है, आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर तो बेशक ना याद रखो, कोई इश्यू नहीं है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। इसके फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। सोडियम स्टीरेट और एक दो याद, सोडियम पाल्मिटेट है, सोडियम पाल्मिटेट 15 कार्बन का होता है। ठीक है, तो एक भी याद है चलो तो भी ओके है। यहाँ पर इस वाले मॉलिक्यूल में क्या दिख रहा है? सोडियम स्टीरेट है ना, एक लॉन्ग चेन है कार्बन की।
बहुत सारी लंबी चेन है, ठीक है। 17 कार्बन, यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है ना, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये क्या है आपका, ये 17 कार्बन है, ठीक है, 17वां कार्बन, ठीक है। अब अगर मैं सोप को किसी भी कपड़े पर अप्लाई करती हूँ, जनरली क्लॉथ पर, किसी भी क्लॉथ पर अप्लाई करती हूँ, तो होगा क्या, क्या एक्शन होगा। यहाँ पर हमने एक चीज समझनी है कि हमने सोप के सोडियम स्टीरेट को, या कोई भी सोप है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। दो पार्ट में, एक तो पोलर पार्ट है, एक है नॉन पोलर पार्ट, ठीक है। तो जनरली ये जो लॉन्ग चेन है ना कार्बन की, है ना, इसमें कोई पोल क्रिएट नहीं हो रहा, सभी कार्बन है, सभी कार्बन है, कोई पोल क्रिएट नहीं होगा, किसी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव नहीं जाएगा, किसी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव नहीं जाएगा। तो ये जो लॉन्ग चेन है कार्बन की, ये आपकी नॉन पोलर है, ठीक है, दिस इज योर नॉन पोलर पार्ट, ये लॉन्ग चेन जो रहेगा। वेयर एज ये जो आपको पिंक सर्कल किया हुआ दिख रहा है पार्ट, ये आपका पोलर पार्ट होगा। पोलर ये वाला, ये यहाँ पर Na भी अगर आप कंसिडर कर लो, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग एटम है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है काफी, ऑक्सीजन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर पोल क्रिएट हो गए हैं। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर पोल क्रिएट हो गया ना, दो अपोजिट चार्जेस के, तो इट इज अ पोलर एंड, ठीक है, ये पोलर एंड कहलाएगा। वेराज ये जो लॉन्ग चेन है वो नॉन पोलर है, ठीक है। अब हमने आपको एक प्रिंसिपल बताया था, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा होता है वो वैसे में डिजोल्व होता है। तो जो पोलर होगा वो पोलर में डिजोल्व होता है, और जो नॉन पोलर पार्ट होगा वो किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर इस बेस पर हमने इसको एक और नाम दिया है, जो ये नॉन पोलर पार्ट था, इसको हाइड्रोफोबिक टेल कहा गया है। फोबिक मतलब जिसे डर हो, हाइड्रो सेंस, हाइड्रो जो यूज होता है वो वाटर के लिए हो रहा है, ठीक है, तो जिसको पानी से डर है, जो पानी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहती, वो जो है चेन आपकी, जो लॉन्ग कार्बन चेन है, दैट इज अ हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। वेयर एज दिस एंड, क्योंकि जैसे आप पानी में सोप लगाओगे, सूखे कपड़े पर तो नहीं लगाओगे, पानी तो उसमें होना चाहिए ना, कपड़े को पहले वेट किया जाता है डेफिनेटली, तो ये Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, और ये COO नेगेटिव ये अलग हो जाएगा, मतलब इससे Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा पानी में जाने के बाद डेफिनेटली। तो ये जो एंड है COO नेगेटिव, क्योंकि पोलर एंड था, इसलिए ये पानी के साथ इंटरेक्ट करना पसंद करेगा, पानी से प्यार करेगा, तो दैट इज वाई हमने इसको नाम दे दिया हाइड्रोफिलिक हेड। क्या बोला इसको, हाइड्रोफिलिक हेड, क्लियर। तो यहाँ पर दो एंड पता चले, एक हाइड्रोफोबिक है, एक हाइड्रोफिलिक है। जो फिलिक है उसको हम सर्कल से, एक सर्कल से हमने रिप्रेजेंट किया है फिलिक पार्ट को, वेयर एज हाइड्रोफोबिक पार्ट को आप एक ऐसे जिगजैग चेन बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है किसी सोप मॉलिक्यूल की, ठीक है, ये जो थर्ड फिगर दिख रहा है आपको, क्लियर। अब सोप का एक्शन देखो, आप सोप का एक्शन देखो, सपोज करो यहाँ पर क्या है, ये कोई कपड़ा है, सपोज कर लो, ऐसे जूम कर लो, ये जो खाली स्पेस दिख रही है ना, मैं सपोज कर रही हूँ कि यहाँ पर कुछ डर्ट पार्टिकल है, कोई ग्रीस है कपड़े पर, क्या होगा जनरली ऑयल और डस्ट का कुछ कॉम्बिनेशन ही रहता है ना, स्किन से ऑयल निकलता रहता है और डस्ट एयर से निकलता रहता है, तो ऑब्वियसली एक डस्ट ऑयल एंड डस्ट का कुछ कॉम्बिनेशन ही होता है, ग्रीस जैसा मटेरियल, क्लियर। तो यहाँ पर सपोज करो कोई ग्रीस है लगा हुआ कपड़े पर, अब आपने जैसे उस पर सोप अप्लाई किया, गीला करने के बाद सोप अप्लाई किया, तो क्या होगा, आप देखना, आप सोप पूरी अप्लाई करते हो, ऐसा तो नहीं करते ना, जरा सा पाउडर डाल दिया हल्का सा, ऐसा तो कुछ नहीं होता, आप प्रॉपर जो सोप बार है उसको पूरा अप्लाई करते हो, क्योंकि आप चाहते हो उसकी जो कंसंट्रेशन है सोप मॉलिक्यूल्स की वो अच्छी होनी चाहिए, सो दैट मिसल फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ही सोप इस डस्ट पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगा, इस ग्रीस के कांटेक्ट में आएगा, अब जो ग्रीस है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल एंड डस्ट, है ना, तो बेसिक उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो ऑयल लाइक प्रॉपर्टीज ही होगी, ठीक है। तो ऑयल कैसा होता है जी, ऑयल होता है आपका नॉन पोलर, याद रखना, ऑयल जो होते हैं, ऑयल वो नॉन पोलर होते हैं, वेराज जो पानी होता है वो पोलर होता है। कभी देखना इसी वजह से ऑयल पानी में मिक्स नहीं होता, क्योंकि नॉन पोलर पोलर में मिक्स नहीं होता, ठीक है, क्लियर। तो होगा क्या कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट था, ये जो चेन थी जिगजैग चेन्स, ये इसके चारों तरफ सराउंड हो जाएंगे, ठीक है, इसे इंटरेक्ट करेंगे डेफिनेटली, ठीक है, इसके चारों तरफ इन्होंने ये सराउंड हो गई है, ओके। वेयर एज ये जो पोलर पार्ट है, ये पोलर पार्ट है, ये बाहर की तरफ रहेगा, चेन अंदर की तरफ रहेगी, पोलर पार्ट बाहर की तरफ रहेगा सारों में, ठीक है, क्लियर। अब क्या हुआ,
आपने क्या किया, आपने सोप अप्लाई करने के बाद आप क्या करते हो, आप इधर उसको रब करोगे, है ना, या फिर आप ब्रश अप्लाई करते हो, है ना। कुछ तो मैकेनिकल फोर्स लगाना पड़ता है। मैकेनिकल फोर्स क्यों लगाया जा रहा है, सो दैट कि ये जो आपका मिसल फॉर्मेशन, ये जो आपका प्रॉपर बन गया, मिसल बन गया, जब चारों तरफ सोप ने इसको सराउंड कर लिया है, सोप के मॉलिक्यूल ने, ठीक है, तभी मिसल बोला जाएगा, इसको मिसल कहना है, ठीक है। ये जो मिसल बन गए हैं कपड़े के ऊपर या फिर कपड़े के पोर्स के अंदर, डेफिनेटली ओके, इनको वहां से रिमूव करना है, उनको वहां से बाहर निकालना है। जैसे स्पोर्ट्स के अंदर है, कपड़े में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको भी तो क्लीन, वो भी तो क्लीन होते हैं ना जब आप कपड़े धोते हो। तो वो जो पोर्स से जो मिजल्स बनेंगे पोर्स के अंदर, उनको सरफेस तक लेकर आना है, कपड़े के बाहर के सरफेस की तरफ लाना है। तो दैट इज वाई हम उस पर कुछ मैकेनिकल एक्शन लगाते हैं, रब करते हैं, सो दैट कि वो बाहर की तरफ आ जाए। उसके बाद फाइनल स्टेप हमारा होता है कपड़े को रिंस करना, ठीक है। आप धोते हो कपड़े को, धोने से क्या होगा, जब आप पानी में डालोगे, ठीक है, अब ये मीजल किसके ऊपर बने हुए हैं, कपड़े के ऊपर बने हैं मीजल्स, ठीक है। पानी में आप उसको रिंस कर रहे हो, तो ये जो पार्ट है, ये पोलर पार्ट है, बाहर जो निकला हुआ है इस मिजल के चारों तरफ, है ना, ये क्या करेगा, पानी के कांटेक्ट में आते ही, जब आप मतलब अच्छा खासा पानी लोगे, पानी कांटेक्ट में आते ही ये पार्ट जो है पानी से इंट्रैक्शन करेगा, बिकॉज ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ऑब्वियस सी बात है, ये पानी से इंट्रैक्शन करेगा। जैसे ये पानी से इंट्रैक्शन करेगा, ऑब्वियस सी बात है, पानी से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो वो कपड़े से दूर जाएगा, है ना। अगर वो पानी से इंट्रैक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली उसको कपड़े से तो दूर जाना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या करेगा, जैसे पानी से इंट्रैक्शन उसकी स्टार्ट होती है, वो इस पूरे मॉलिक्यूल को जो मिजल बना है, इसको प्रॉपरली कपड़े से अलग कर देता है और पानी में चला जाता है, ठीक है। और जो आपका जो डस्ट थी, जो भी ग्रीस था कपड़े के ऊपर, वो कपड़े से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका बेसिकली क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो बता दो, किसी को कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके बोले, अदरवाइज आई हैव टू मूव। नहीं है, एक मिनट, मुझे पता ही नहीं चलता। यस और नो लिख दो जी कोई मेरी तरफ से, मेरे लिए कोई यस और नो लिखे कि आया कि नहीं आया, कुछ तो लिखे। अगर आ गया तो यस लिख दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो नो लिख दीजिए। समझ में नहीं आया तो नो लिखिए, अगर समझ में आया तो है यस लिख दीजिए। ओके, बाकी क्या सो रहे हैं क्या 3 बजे? अभी बीच बीच में से उठा के पूछूंगी मैं, रुक जाओ, तुमको तो मैं ऐसे मानोगे नहीं ना बात, मैं पूछूंगी मैं तुमसे। उसके बाद हम प्रिपरेशन पे आ गए थे कोलेट्स की, है ना। हमने कल जो हमने लेक्चर लिया था, मैंने बेसिकली वो प्रिपरेशन पे लिया था, जिसमें मैंने आपको 2-3 मेथड्स बताए थे, है ना। एक तो मिल वाला बताया था, सेकंड क्या मेथड बताया था मैंने आपको, ब्रेडिक्स आर्क मेथड, है ना, जिसमें हम एक आर्क स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो मेटल आपकी मेल्ट होकर वेपराइज हो जाती है। इतना इमेंस हीट उसमें प्रोड्यूस होगा कि मेटल जो है आपकी पहले मेल्ट होगी, देन वो वेपराइज हो जाएगी। वेपराइज होने के बाद क्या होगा, उस बीकर के चारों तरफ मैंने आइस फिल किया है। आइस फिल करने से सरफेस जो होगा उस बीकर का वो ठंडा होगा, ठीक है। और कोई भी वेपर है ना आपका, वो ठंडे सरफेस पर इजीली कंडेंस हो जाता है, ठीक है। कंडेंस होना मतलब वापस लिक्विड स्टेट में आना, ठीक है। तो जैसे वो कंडेंस होते हैं ना, जब वो वेपराइज हुए गोल्ड के पार्टिकल या किसी और मेटल के पार्टिकल, जब वो कंडेंस होते हैं तो वो कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में आ जाते हैं, मतलब उनका जो साइज होता है वो कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में होता है। इट मीन्स वो एक कोलाइडल पार्टिकल की तरह ही बिहेव करेंगे, ठीक है। वो हमने किया था, ओके। अभी जो मैंने केमिकल मेथड बताना है आपको, ठीक है। एक हमने और किया था पेप्टाइजेशन, वो मैं थोड़ा फिर से डिस्कस कर दूंगी अगर किसी को डाउट है। केमिकल मेथड में क्या कर सकते हैं, केमिकल मेथड में हम रिएक्शंस, कोई रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे, लाइक मे बी डिकम्पोजिशन, मे बी ऑक्सीडेशन, मे बी रिडक्शन, इस तरह की कोई भी रिएक्शन जिससे हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने आर्सेनिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन सल्फाइड से ट्रीट कर रहे हैं, आर्सेनिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन सल्फाइड से ट्रीट कर रहे हैं। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन पता है, इसका भी डिकम्पोजिशन हो रहा है और इसका भी डिकम्पोजिशन होगा, ये भी टूटेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड भी टूटेगा और आर्सेनिक ऑक्साइड भी टूटेगा। होगा क्या कि आर्सेनिक सल्फाइड बन रहा है, साथ में बन रहा है पानी, वाटर की H2 की इंट्रैक्शन है ऑक्सीजन से, और यहाँ पर आर्सेनिक की इंट्रैक्शन है सल्फर से, ठीक है। एक दूसरे से काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट जैसा होता था, वैसा वैसा जो 10th में पढ़ते हो, ठीक है, वैसे वैसी रिएक्शन। तो ये जो आर्सेनिक सल्फाइड बना है, इसका जो सॉल्ट बना है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये आपका कोलाइडल रेंज में आएगा, ठीक है। तो ये अगर कोलाइडल रेंज में आ गया इसका साइज, तो डेफिनेटली कोलाइडल पार्टिकल है ना।
जो पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल का मेन है क्या प्रॉपर्टी, उसका जो साइज है वो उस रेंज में आना चाहिए, दैट इज 10⁻⁻⁶ नैनोमीटर टू 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर। ठीक है, ये मैंने कल भी बताया था, ये कोलाइडल पार्टिकल का साइज की रेंज है। अगर इस रेंज में किसी पार्टिकल का साइज है, इट मीन्स वो आपका कोलाइडल पार्टिकल है। दूसरी बात मैंने ये भी बताई थी, जो आपके कोलाइडल पार्टिकल हैं वो नॉर्मल फिल्टर पेपर को क्रॉस कर जाते हैं। अगर मैं किसी सॉल्यूशन को, ऐसा कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है मेरे पास, उसको नॉर्मल फिल्टर पेपर से में से पास करूं, तो जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं उनका साइज इतना बड़ा होता है कि उसमें से कोलाइडल पार्टिकल इजीली पास कर जाए। ठीक है, उनका साइज इतना बड़ा रहता है जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है कि कोलाइडल पार्टिकल उसमें से इजीली पास कर सकता है। वेयर एज अगर आपने कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ली, या फिर पर्चमेंट पेपर बोला मैंने, जैसे है ना, पर्चमेंट पेपर है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये किस चीज के एग्जाम्पल है? ये ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है या ऐसा पेपर होता है कि जिसमें कुछ पार्टिकल तो जा सकते हैं, कुछ नहीं जाते, साइज पे डिपेंड करता है, कुछ एक पास कर जाएंगे, कुछ एक नहीं पास कर पाएंगे। ठीक है, मतलब जो बहुत छोटे पार्टिकल होंगे वो तो पास कर जाएंगे, जो थोड़े से बड़े हुए वो पास नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आपके कोलाइडल पार्टिकल हैं, ये किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या पर्चमेंट पेपर के थ्रू पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये दो तरीके आप याद रखना एक कोलाइडल पार्टिकल को समझने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है, दैट इज ऑक्सीडेशन का दिखा दिया। सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीडेशन को ट्रीट किया है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ट्रीट किया है, हाइड्रोजन सल्फाइड में से सल्फर निकल गया है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन सल्फाइड में से सल्फर निकल गया है, क्या बना है? वाटर बन गया है। ठीक है, और ये जो सल्फर है, ये सल्फर के जो आपके एटम थे वो मिलकर उन्होंने एक सोल बना लिया है, सॉल्यूशन बना लिया है। डेफिनेटली 3 सल्फर से मिलकर एक पार्टिकल बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, वो जो मॉलिक्यूल होगा डेफिनेटली वो आपका कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? कोई बता दे मुझे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? देखना आता है ऑक्सीडेशन? मैंने लास्ट टाइम बताया था, कैसे देखते हैं जी? हमने आपको बताया था ऑक्सीडेशन देखने के लिए आप ये देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, हर एटम पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये सल्फर है, इस पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? कोई बता दे? क्योंकि ये ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन लगे हैं, एक ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2, एक ऑक्सीजन पर चार्ज रहता है -2, तो 2 ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होगा? -4, -4 चार्ज रहेगा। तो -4 चार्ज जो 2 ऑक्सीजन पर है उसको बैलेंस करने के लिए सल्फर के पास कितना चार्ज होना चाहिए? +4, है ना, क्योंकि SO2 जो है वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो सल्फर के पास +4 होना चाहिए। अब कौन सी बला आई है, कोई मुझे बताओ। किरण, किरण बहुत जल्दी आए तुम, किरण जल्दी आना है, कल से लेट नहीं आना। ठीक है, तो सल्फर के ऊपर +4 का चार्ज था। यहाँ पर ये सल्फर एटॉमिक फॉर्म में है अपने, जब कोई भी एटम अपनी नॉर्मल एलिमेंट फॉर्म में होता है, सिंपल है, तो इस पर चार्ज हम 0 कंसिडर करते हैं। इस पर क्या चार्ज कंसिडर किया जाता है? 0। तो यहाँ से सल्फर +4 था, यहाँ पर 0 हो गया है। तो +4 से 0 जाना डिक्रीज है या इंक्रीज है? डेफिनेटली ये डिक्रीज है। +4 से 0 तक जाना डिक्रीज है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में, इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हुए डिक्रीज हुआ है। इट मीन्स SO2 का, इस सल्फर का या SO2 का रिडक्शन हुआ। क्या हुआ है? रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन। ठीक है, वेयर एज ये सल्फर देखो, ये सल्फर, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं और एक हाइड्रोजन पर चार्ज होता है +1। 2 हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होगा? +2। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो सल्फर पर कितना चार्ज आना चाहिए? अगर 2 हाइड्रोजन पर +2 का चार्ज है, तो इस सल्फर पर -2 का चार्ज आना चाहिए, सो दैट कि H2S आपका एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन सके। क्लियर? तो ये जो सल्फर है जिस पर -2 का चार्ज आया है, फिर ये भी कहाँ जा रहा है? ये भी एटॉमिक सल्फर में जा रहा है ना? क्लियर?
तो ये जो सल्फर है -2 से 0 पे जा रहा है। कोई चीज -2 से 0 पर जा रही है तो इंक्रीज है ना। पहले नेगेटिव में थी, अब 0 पे आ गई तो मतलब कुछ इंक्रीज किया है उसने। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज योर ऑक्सीडेशन। तो इस सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे एक का रिडक्शन हुआ है, एक का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्लियर। उसके बाद तीसरा मेथड है ये आपका गोल्ड क्लोराइड। Au इज सिंबल फॉर गोल्ड। ठीक है, गोल्ड क्लोराइड है आपका। फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट किया गया है। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड HCHO। ठीक है, इसका केमिकल नेम है मिथेनॉल। अगर आईयूपैक नेम की बात करूं तो मिथेनॉल बोलते हैं। कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड, लिख सकते हो अपने बुक में। ठीक है, अगर नहीं पता। साथ में पानी के साथ ट्रीट किया गया है। ओके, अब देखो ये जो गोल्ड क्लोराइड था, ये सिंपल गोल्ड का सोल बन गया है ना। क्लोरीन इससे रिमूव हो गए हैं। ये जो फॉर्मल्डिहाइड था ये फॉर्मिक एसिड में चेंज हो गया है, और ये जो क्लोरीन थे ये इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो सिल्वर जो आपका ये गोल्ड था, सिल्वर भूल जाता है बार बार, Au गोल्ड है। तो एक क्लोरीन पर चार्ज है -1, तो 3 क्लोरीन पर चार्ज होगा -3। तो इस गोल्ड पर कितना चार्ज होगा? इस गोल्ड पर चार्ज होगा +3। ठीक है, ये +3 चार्ज है इस गोल्ड पर। यहाँ पर ये एटॉमिक फॉर्म में है, इट मीन्स इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, हाँ, गोल्ड जो है +3 से 0 पर जा रहा है। +3 से 0 पर डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज। तो ये रिडक्शन हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो ये यहाँ पर इसने गोल्ड क्लोराइड का रिडक्शन किया है। ठीक है, और ये जो गोल्ड का सोल बना है दैट इज ये आपका कोलाइडल रेंज में जाएगा। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल बनेगा डेफिनेटली। उसके बाद फेरिक क्लोराइड को वाटर से ट्रीट करो। चौथा मेथड है आपका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी से ट्रीट करना, कुछ नहीं, और लिसिस माने कुछ टूटेगा डेफिनेटली। तो आयरन क्लोराइड आपका पानी से ट्रीट करने के बाद क्या बना रहा है? फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस एंड HCl। ठीक है, ये जो FeOH थ्राइस है यहाँ पर ये ऑब्वियसली एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा। इसका जो रेंज होगा साइज वो कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में जाएगा, तो ये कोलाइडल पार्टिकल बन जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लियर। इज इट क्लियर और नॉट? केमिकल मेथड्स क्लियर और नॉट? कोई बताए मुझे। अच्छा, तुम चाहते हो कि मैं इसको पेप्टाइजेशन को एक मिनट, हाँ, क्या मैं पेप्टाइजेशन को रिपीट करूं? अच्छा, पहले मैं किसी पूछूं, ये बड़े शांत से बैठे हैं। लेट मी आस्क समथिंग। किससे पूछूं? कौन बताएगा मुझे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? बाकी कहाँ भाग गए? आकांक्षा, अनम्यूट योर माइक। आकांक्षा। यस मैम। हाँ, क्या Yes, समझ में ma'am. आया? केमिकल मेथड से क्या समझ में आया? कितने केमिकल मेथड्स बताए? कोलाइडल सॉल्यूशन 4। ओके, क्या क्या थे वो? एक को डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस किसकी करी हमने अभी? फेरिक क्लोराइड। ओके, म्यूट योर माइक। यू कैन म्यूट योर माइक। ओके, क्या मैं पेप्टाइजेशन रिपीट करूं या ना करूं बता दो, अदरवाइज मैं तो नेक्स्ट पे मूव कर जाऊंगी। क्या चाहते हो, पेप्टाइजेशन रिपीट हो या ना? ये बॉयज कहाँ भागे हैं आज सारे के सारे? सबसे टाइम पूछा गया था, 2 बच्चों को टाइम से इशू था, बाकी स्टूडेंट्स को आना चाहिए था, तो बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं आए? तुम लोग बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करते, पता नहीं क्या है। फिजिक्स वाले सर भी यही बोल रहे थे, कोई आंसर ही नहीं करता है, पता नहीं क्या चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में, मुझे समझ में नहीं आता। ओके, अगर तुमको डाउट नहीं है तो मैं क्यों रिपीट करूंगी? डेफिनेट सी बात है, मैं तो नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर जाऊंगी अगर कोई डाउट आ ही नहीं रहा तुम लोगों को। क्लियर। नेक्स्ट इज प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कैसे हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन की प्योरिफिकेशन करेंगे? ठीक है, तो जनरली देखो, आपने देखा होगा कि हमने पेप्टाइजेशन में क्या किया था, हमने किसी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया गया था, है ना। जैसे हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड के केस में फेरिक क्लोराइड डाला था, है ना।
उससे क्या होता है कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है वो एक पर्टिकुलर आयन एब्जॉर्ब करेगा। पर्टिकुलर आयन में भी कटायन में भी अनायन, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर कोई पर्टिकुलर आयन एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड ने Fe+3 एब्जॉर्ब किया था फेरिक क्लोराइड से, तो जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल था ना, उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसने एक पॉजिटिव आयन को एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है ना। उसने किसी जो पहले न्यूट्रल था, उसने किसी पॉजिटिव आयन को एब्जॉर्ब कर लिया है। इट मीन्स कि वो कुछ पॉजिटिव स्पीशीज बन जाएगी, है ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि उसके बाद क्या होता है कि ये फर्दर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जितने भी फेरिक हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल थे, सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सेम चार्ज आने की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्शन में क्या होता है, जब एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो वो एक दूसरे, कोई इधर को भागेगा, कोई उधर को भागेगा, है ना, तो किसी और से टकरा जाएगा, तो उनके बीच में कोलिजन्स होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। जैसे मान लो कहीं एक रश एरिया है, किसी ने बता दिया कि यहाँ पर बम लगा है ना, बता दिया कि बम लगा है, तो क्या है, सब लोग ऐसे स्कैटर हो जाएंगे ना, एक भागने शुरू कर देंगे, रैंडमली भाग रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, रैंडम जब भागेगी कोई चीज, वो एक दूसरे से टकराएंगे, डेफिनेटली टकराएंगे। तो सिमिलरली जब उनके पास सेम चार्ज आ गया सभी मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। उस रिपल्शन में मान लो वो एक चीज को रिपेल कर रहे हैं, उससे दूर जा रहे हैं, उससे दूर जाने के चक्कर में वो किसी और से टकरा रहे हैं, ठीक है। तो रिपल्शन की वजह से उनमें आपस में कोलिजन हो रहे हैं। कोलिजन होने से क्या होगा, दो चीजें अगर टकराएंगी तो डेफिनेटली वो टूटेगा, है ना। कोई चीज अगर अच्छे से टकरा रही है दूसरी चीज से, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ब्रेकिंग होगा, है ना। तो वो जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होगा, और वो जो ब्रेक होने के बाद वो जिस रेंज में आ जाएगा वो आपका कोलाइडल पार्टिकल का रेंज होगा। तो हेंस आपका जो फ्रेशली प्रेसिपिटेट फेरिक हाइड्रोक्साइड था, वो नाउ एक कोलाइडल सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, अक्सर क्या होता है, हम जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं समटाइम्स एक्सेस में ऐड हो जाता है, या फिर एक्सेस में कहीं उसको बनाने के चक्कर में ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड हो गया है, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि वो अब हमें एक्सेस होना भी गलत है, ठीक है ना। एक्सेस नहीं चाहिए था हमको, तो इतना चाहिए कि जो उसको स्टेबल बना सके, ठीक है, क्लियर। तो एक्सेस होने से तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि उस एक्सेस को, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है, उसको रिमूव करना है। वो उसका हमें कोलाइडल सॉल्यूशन चाहिए, जो हमारे को पर्टिकुलर कुछ चाहिए है किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का, हमको अपना प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन चाहिए, हमको ज्यादा उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम जो एक्स्ट्रा में प्रेजेंट है वो हमारे लिए इम्प्योरिटी है, ठीक है। जो चीज अनवांटेड है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, दैट इज इम्प्योरिटी, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं। फर्स्ट इज डायलिसिस। डायलिसिस में आपने क्या करना है, देखो ये वाला फिगर देखो, फिगर 5.9। ये देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक बीकर जैसा देखने में लग रहा है, बोतल जैसा, है ना। ओके, ये जो बोतल नहीं है, ये कुछ ऐसा लगा लो, कुछ पाउच जैसा है बॉटल की शेप का, ठीक है। ये जो है ना, ये डायलिसिंग मेम्ब्रेन है, डायलिसिंग मेम्ब्रेन जिसके अक्रॉस डायलिसिस होगा, ठीक है। ओके, इसके बाहर ये जो टैंक है, इसमें पानी फिल किया गया है, ठीक है, पानी फिल किया गया है, और यहाँ पर आउटलेट भी दिखाए गए। आउटलेट समझते हो, जिसमें से आप पानी को बाहर निकाल सकते हो। एंड यहाँ पर एक इनलेट है, इनलेट मतलब यहाँ से आप इसमें भी पानी लेके आ सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर इन्होंने, इसके अंदर आपको दो तरह के दिख रहे हैं ना पार्टिकल। एक तो आपको दिख रहे हैं ये येलो से कलर के, है ना, ओके, और ये आपके, और दूसरे नहीं, ब्राउन रेड से कलर की रिंग्स दिख रही है, ठीक है। तो ये जो रेड कलर की रिंग्स है, अज्यूम कर लो कि ये सोल पार्टिकल है। सोल पार्टिकल मतलब वही कोलाइडल वाले, ठीक है, ओके। ये जो येलो वाले हैं क्रिस्टलॉइड है। क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं जी, क्रिस्टलॉइड होते हैं जो क्रिस्टल की फॉर्म में रहते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, जो क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो क्रिस्टलॉइड है, ठीक है, ओके। तो ये जो आपने इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं, ये जनरली ये क्रिस्टलॉइड की कैटेगरी में ही आते हैं, डेफिनेटली, ठीक है। तो ये जो पड़े हैं, ये हमें इनको रिमूव करना है। तो क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो आपके ये क्रिस्टलॉइड होते हैं ना, इनका साइज छोटा होता है, किन से, कोलाइडल से,
ठीक है, क्योंकि जो क्रिस्टलॉइड होते हैं ये तो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। जो सोडियम क्लोराइड है अगर पानी में घोलो आपको दिखेगा कुछ नहीं दिखने वाला, क्लियर वाटर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनका जो साइज होता है वो छोटा होता है, किससे? कोलाइडल पार्टिकल से। अगर यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो, और यहाँ पर बाहर पानी है, ठीक है क्लियर, तो ये जो आपके क्रिस्टलॉइड हैं ये क्या करेंगे, इस मेम्ब्रेन यहाँ से ओब्वियसली जो प्रोसेस होता है ये हायर टू लोअर जाएगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन कम है, इधर ज्यादा है, तो ये इस मेम्ब्रेन के क्रॉस इससे बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो दैट कि यहाँ पर इन दोनों सॉल्यूशंस के बीच में एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाए, इक्विलिब्रियम काइंड ऑफ, कि जितना बाहर से अंदर आएगा उतना ही अंदर से बाहर चला जाए। ठीक है, अब क्या हो कि जैसे ये धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये पानी में आना शुरू कर देंगे, है ना। अब अगर हमने इनको बाहर नहीं निकाला, इस पानी को इस कंटेनर से बाहर नहीं निकाला, तो ये जो आपके पार्टिकल हैं, ये जो क्रिस्टलॉइड हैं जो कि यहाँ पे पानी में आ गए हैं, ये फिर से वापस कहाँ जा सकते हैं, अंदर इस जो आपका ये बनाया गया है ना डायलिसिस करने, डायलाइसर्स को बोलते हैं, इसके अंदर ही जाना फिर से शुरू कर देंगे, जो कि अच्छी चीज नहीं होगी, फिर तो फायदा ही नहीं बाहर निकालने का। जिस चीज को मैं बाहर निकाल रही हूँ अगर वही चीज बाहर से अंदर आ जाए तो फिर कोई फायदा हुआ क्या, उसका नहीं हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको जैसे ये पानी में बाहर जाते हैं, है ना, जैसे पानी में बाहर जाना शुरू करते हैं, हम इस पानी को इस आउटलेट के थ्रू बाहर निकाल देंगे जिसमें ये गए, और यहाँ से फ्रेश वाटर, एक साफ पानी, प्योर वाटर यहाँ से ऐड किया जाएगा। ठीक है, इतना हम निकाल देंगे जितना हमको, मतलब हमको सिर्फ वो हम देख लेंगे कि कितना हमारा क्रिस्टलॉइड बाहर निकला है। ठीक है, हमको उतना मिनिमम क्रिस्टलॉइड इसमें रखना है सो दैट कि कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे, क्योंकि मिनिमम अमाउंट तो कुछ तो चाहिए हमको। हम बिल्कुल सारा निकाल दिया, अगर हमने ये सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट या क्रिस्टलॉइड निकाल दिया तो कोलाइडल पार्टिकल नहीं बनेंगे, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल वो जो बनना था वो पेप्टाइजेशन से वो इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में ही बनेगा। तो एक मिनिमम अमाउंट हम रखेंगे सो दैट कि जो हमारे पार्टिकल है वो कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में रहे। ठीक है क्लियर, और जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट है उसके अंदर उसको हम रिमूव कर देंगे थ्रू डायलाइसिस। ठीक है, ये जो किडनी में जो जिनका किडनी फेलियर हो जाता है तो उनका जो ब्लड प्योरिफिकेशन होता है, ये तो आपने उसमें भी पढ़ा होगा, सेम प्रोसेस होता है। इज इट क्लियर और नॉट, लेट मी आस्क यू, इज इट क्लियर? वॉइस रुक रुक कर आ रही है, अभी भी रुक रुक कर आ रही है, मैंने तो फैन तक ऑफ किया हुआ है, मैं गर्मी में बैठी हूँ वॉइस के चक्कर में है। वॉइस अभी भी क्लियर है क्या, क्लियर नहीं है क्या, कोई बता दे मुझे। मैम बीच बीच में नहीं आता है आवाज। बीच बीच में नहीं आता है, कितना नहीं आ रहा, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, ज्यादा? 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए। ओके चलो ठीक है, मैं हर चीज को 2 बार रिपीट कर दूंगी इसीलिए। ठीक है डन, कोई ऑप्शन नहीं है, और तुमको बीच बीच में इंटरेक्ट करना है किसी दिन हमारे साथ, मैं तुमको बता दूं। हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट चीज, आरओ की टीम हमारे साथ कनेक्ट होने वाली है इन कमिंग डेज। ठीक है ओके, अब तुम ऐसे बुत बन के बैठे रहना, बिल्कुल स्कूल का नाम खराब हो जाएगा ऐसे तो। ठीक है, बोलेंगे क्या बच्चों को ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अब मैं तुमसे पूछूंगी तुम मुझसे ना पूछो, क्लास में इंटरेक्शन ना हो, तो ये एक अच्छी क्लास का एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं है। अगर मैं क्लास 10 के एग्जाम अभी क्लास लूँ ना, क्लास 10 के स्टूडेंट्स मैक्सिमम इंटरेक्ट करते हैं, इवन 11th वाले भी इंटरेक्ट करते हैं, थोड़ा करते हैं बट करते हैं। बट तुम्हारी क्लास अकलौती क्लास है पूरे स्कूल में जिसका 0 इंटरेक्शन है, 0% इंटरेक्शन। मतलब होना चाहिए थोड़ा सा, तुमको कहीं डाउट नहीं आ रहा, ये चीज तो ना मेरे को बहुत डाइजेस्ट नहीं होती। मतलब डेफिनेटली हर बंदे को डाउट आते हैं हर चीज में, बट तुमको बिल्कुल डाउट नहीं आता, तो ये थोड़ा मुझे अजीब लगता है। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट मैं मूव कर जाऊं नेक्स्ट पर, कौन सा वाला, डायलाइसर रिपीट कर दूं? ओके, डायलाइसर को दोबारा देख लीजिए, कहाँ गया ये, हाँ। तो यहाँ पर मैंने बोला कि ये जो आपका ये आपको बोतल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्चुअली ये कोई बोतल नहीं है, ऐसा कुछ समझो कि ये किसी डायलेसिंग मेम्ब्रेन से बना है। डायलेसिंग मेम्ब्रेन इज अ काइंड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती हैं उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स तो मूव कर जाते हैं, बट बड़े पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे। 1 मिनट, एक फोन आ रहा है अर्जेंट, ये मैं अटेंड कर लूँ। हेलो हेलो, हाँ जी भैया, हाँ जी भैया,
बढ़िया हूँ, आप बताइए। मेरा कोरियर आया है क्या? हाँ, कोरियर आया है क्या? हाँ, मैं पहले घर गई हुई थी। हाँ, आप गेट पर ड्रॉप कर दो, मैं तो अभी एक्चुअली ऑनलाइन क्लास में हूँ। कौन है गेट पर? कौन है? कोई गेट वॉचमैन होगा? हाँ, उसको दे दीजिए, बोलना केमिस्ट्री मैम का है। ठीक है, थैंक यू। ओके। तो यहाँ पर डायलिसिस में आपकी डायलिसिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? डिस्कनेक्ट हो गया, शिट। এইবাৰ কিবা ক্লাছ এটা 10 লাইনত ইয়েৰ ক'বা, অকমান শুনি অকমান নুশুনি, আকৌ অকমান শুনি নুশুনি। মেমে এক্সাম্পল দিবলৈ লওঁতে মেমৰ মাত নুশুনা হওঁ। आई एम हियर। वो फोन आ गया तो सारा इंटरनेट कनेक्शन गया और डिस्कनेक्ट हो गया सब कुछ। तो ये वाला क्लियर कर देती हूँ। ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो बोतल जैसा स्ट्रक्चर है, ये डायलिसिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन में क्या है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मतलब छोटे पार्टिकल इसमें से मूव कर सकते हैं, बड़ा पार्टिकल मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो मतलब जो कोलाइडल पार्टिकल होता है वो थोड़ा इस मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग बड़ा है, जो इस मेम्ब्रेन के पोर्स है उसके अकॉर्डिंग बड़ा है, वो मूव नहीं कर पाएगा। जबकि जो आपकी क्रिस्टलॉइड है, क्रिस्टलॉइड मतलब आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड किया है पेप्टाइजेशन के लिए, ठीक है, वो कोलाइडल पार्टिकल से छोटा होता है, ठीक है। तो वो इसमें से क्रॉस कर सकता है। तो यहां से आपके जो क्या बोलते हैं उसको, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मूव कर जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। वेयर एज जो आपका कोलाइडल पार्टिकल है वो मूव नहीं कर पाएगा, वो अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर जो एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट था या फिर मैं कहूँ क्रिस्टलॉइड था, वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकलना शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेन है, अब जो बाहर आ गया है, वो बाहर से अंदर भी तो जा सकता है ना? जा सकता है डेफिनेटली। जो चीज इस रास्ते से बाहर आ सकती है वो बाहर से अंदर भी जा सकती है, ठीक है। कोई वन वे गेट तो है नहीं, टू वे गेट ही होता है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके क्रिस्टलॉइड बाहर आ गए हैं हमने पानी में, तो इसको ये अंदर ना जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम टाइम टू टाइम इस टैंक से वाटर रिमूव करते जाएंगे, ठीक है। टाइम टू टाइम इस पानी को रिमूव करना है और इस इनलेट से फिर से हम एक फ्रेश वाटर इस टैंक में इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। ये हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पास मिनिमम हमको जितना क्रिस्टलॉइड इसके अंदर चाहिए, मिनिमम अमाउंट तो रखना पड़ेगा। जब तक हमें वो अचीव नहीं हो जाता तब तक हम ये प्रोसेस करेंगे, ठीक है। जब हमको वो चीज प्रोसेस वो अचीव हो जाएगा फिर हम इसको ऑब्वियसली स्टॉप कर सकते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। अब मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो एसेंशियल था, है ना, अदरवाइज तो पेप्टाइजेशन नहीं होगी और कोलाइडल सॉल्यूशन भी नहीं बन पाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? क्या क्लियर है? कोई बता दे, चैट में लिख दे। मैम इसमें से एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल रहे हैं ना? हाँ, एक्सेस वो एक्चुअली वो हमारी इम्प्योरिटी है हमारे लिए, जो चीज अनवांटेड है वो हमारे लिए इम्प्योरिटी है। और कुछ और कुछ किसी को डाउट नहीं है? ओके। फिर आता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस और डायलिसिस में कोई खास डिफरेंस है नहीं, बस इतना फर्क है कि इलेक्ट्रोडायलिसिस में हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे, ठीक है। एक्चुअली जो डायलिसिस का प्रोसेस होता है, जो ऊपर हमने पढ़ा, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, नेचुरली हो रहा है, स्लो है, डेफिनेटली स्लो होगा, ठीक है। बट इस प्रोसेस को फास्ट अगर हमने करना है, ठीक है, अगर हम चाहें कि हम इस प्रोसेस को फास्ट करें तो हम इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज करेंगे। इलेक्ट्रोडायलिसिस में आप क्या करते हो, आप फर्स्ट लाइन ही पढ़ सकते हो कि आप इसको फास्टर बनाओगे बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई की जा सकती है, देखो ये वही सेम ऑपरेटर्स है ना, कुछ फर्क दिख रहा है, एक फर्क मुझे दिख रहा है कि इधर यहाँ पर देखो राइट साइड में ये कैथोड इंट्रोड्यूस की गई है एंड यहाँ पर एनोड इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है, एक कैथोड लगाया है, एक एनोड लगाया है, इससे यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, डेफिनेट सी बात है। अब क्या होगा, इससे प्रोसेस फास्ट होगा कैसे, देखो ये जो आपके क्रिस्टलॉइड है मतलब आपका इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कोई कटायन और अनायन है ना, इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या, NaCl है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें सोडियम प्लस केटायन है, क्लोरीन नेगेटिव अनायन है, तो आपका ये कटायन और अनायन कैसे मुक्त होगा इसके अंदर, जैसे बाहर निकलेगा ये कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज है और ये जो एनोड ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो मान लो Cl नेगेटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज वाला किस तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि एनोड आपकी पॉजिटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर ना, तो नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, एनोड। अब एनोड यहाँ लगे है ना और ये क्रिस्टलॉइड इसके अंदर थे, तो वो अट्रैक्शन की वजह से क्योंकि एनोड उसे अट्रैक्ट कर रहा है तो फटाफट मतलब फास्ट प्रोसेस रहेगा, वो जल्दी से यहाँ से निकलेगा और इस एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। सिमिलरली जो मान लो सोडियम प्लस है जो आपका कैटायन है, वो आपका कैटायन किस तरफ मूव करना शुरू कर देगा, कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड आपकी नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो पहले वो धीरे धीरे निकल रहे थे ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका जो मूवमेंट है बाहर निकलने वाला वो फास्टर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो प्योरिफिकेशन वाला मेथड है ये बस स्पीड अप हो जाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस में, अदरवाइज बाकी अपरेटस सिस्टम सब सेम है, ठीक है। इज इट क्लियर, फिर से तुम्हारे पास आती हूँ, इज इट क्लियर, अरे राम कोई अनम्यूट कर लिया करो, मुझे इतना बुरा नहीं लगता कोई अनम्यूट करेगा, ओके। इसके बाद एक और लास्ट है, थर्ड वाला, इसके बाद खत्म कर दूंगी, ज्यादा नहीं पकाऊंगी आज, ये थोड़े बोरिंग सा टॉपिक चल रहा है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आप क्या सेपरेट करने वाले हो, आपने कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट करना है सॉल्वेंट से, ठीक है, एंड soluble solutes present in the colloidal solution by specially prepared by filters, ठीक है, क्लियर। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने सॉल्वेंट से अपने कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट करना है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। वो कैसे करेंगे हम, देखो आप एक नॉर्मल फिल्टर पेपर ले लो, आपने क्या किया, एक नॉर्मल फिल्टर पेपर लिया। अब नॉर्मल फिल्टर पेपर का आपको पता है साइज इतना बड़ा तो रहता है कि उसमें से कोलाइडल पार्टिकल बड़ी इजीली पास कर जाता है ना, पास कर जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, मैंने कुछ अप्लाई किया एक टेक्निक कि मैं ये फिल्टर पेपर का जो साइज है इसको मैं रिड्यूस कर सकती हूँ, ठीक है। इसको रिड्यूस करने का एक तरीका ये है कि आप इसको किसी कोलोडियन नाम से सुना, कोलाइडल नहीं है, कोलोडियन सॉल्यूशन में डिप करके रखना पड़ेगा आपको इसको फिल्टर पेपर को, ठीक है। अब ये कोलोडियन सॉल्यूशन क्या है, तो मैं बता दूं कोलोडियन सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है। आपको 4% सॉल्यूशन बनाना है, 4% सॉल्यूशन का मतलब समझते हो ना, सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ चुके हो, 4%। अगर मैं मास बाय वॉल्यूम की बात करूं तो मतलब 4 ग्राम प्रेजेंट होगा किसमें, 96 ml ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। 4% का ये मतलब है 4% सॉल्यूशन लेना है किसका, नाइट्रोसेलुलोज का सॉल्यूशन लेना है इन अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट, क्या लिया है, एक मिक्सचर है दैट इज अल्कोहल एंड ईथर, ठीक है। अल्कोहल एंड ईथर का मैंने एक मिक्सचर बनाया है, वो मिक्सचर में 96 ml के राउंड ले लूंगी और 4 ग्राम में अपना नाइट्रोसेलुलोज ले लूंगी। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक कोलोडियन सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। होगा क्या कि जैसे आप इसको सोक करोगे ना फिल्टर पेपर को, तो ये जो आपका कोलोडियन सॉल्यूशन में से पार्टिकल उस पोर्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। उन पोर्स में कुछ कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो जो पोर्स पहले खुला था, बड़ा था, उसमें कुछ एब्जॉर्ब हो गया है, कुछ बाहर से कोई चीज आके उसके अंदर बैठ गई है, तो उससे क्या होगा, उस पोर का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा, है ना। सपोज करो एक सड़क है, ब्रॉड रोड है, ठीक है, डेफिनेटली जब वो ब्रॉड था तो बहुत सी कार्स वगैरह उससे निकल पा रही थी। अब मैं बोलूँ हाफ मैंने जो रोड है वो मैंने ब्लॉक कर दिया, मैंने कुछ व्हीकल वहां पर खड़े करवा दिए हैं, ठीक है, तो हाफ रोड मैंने ब्लॉक कर दिया है। अब जो स्पेस बचा है मूव करने के लिए वो हाफ ही रह गया, वो ऐसा ही समझिए, जो पोर्स था वो पहले बड़ा था, अभी जो आपका जो नाइट्रोसेलुलोज के जो आपके मॉलिक्यूल होंगे वो उसके ऊपर आकर एड्सॉर्ब हो जाएंगे और जिससे उन पोर्स का साइज रिड्यूस हो जाएगा। अब पोर्स का साइज रिड्यूस होने से हमें क्या फायदा होगा जी, अगर पोर्स का साइज रिड्यूस हो जाता है वो इस हद तक रिड्यूस हो जाएगा
कि उसमें से आपका कोलाइडल पार्टिकल मूव नहीं कर पाए। पहले तो मूव कर पा रहा था ना नॉर्मल फिल्टर पेपर से, बट जैसे मैंने इसको नाइट्रोसेलुलोज के सॉल्यूशन में डिप किया, नाउ ये मूव नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा कि अब हमारे इस फिल्टर पेपर में से, जो कि हमने इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर मतलब हमने इसके पोर्स को और छोटा कर दिया, अल्ट्रा स्मॉल कर दिया है, ठीक है। तो अब इसमें से नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स तो पास कर जाएंगे, बट आपका जो कोलाइडल पार्टिकल है वो पास नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप अपने सॉल्वेंट से, जिस भी सॉल्यूशन जो कोलाइडल सोल है, उसके सॉल्वेंट से कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हो बाय पासिंग इट इन अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ठीक है। अब जो आपका ये आपके ऊपर जो फिल्टर पेपर के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा वो आपके कोलाइडल पार्टिकल होंगे, ठीक है। डेफिनेटली इसलिए बड़ा इजी सा मेथड है कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट करने का सॉल्वेंट से। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है? ये लास्ट है तो बता दो, ये तो सिंपल सा है, ठीक है। ये तीन मेथड याद रखने, किसी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं अभी लेक्चर ओवर कर दूंगी क्योंकि 1 आवर 50 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है। नाउ यू कैन मैम लीव। अल्ट्रा पेपर आता है क्या? अल्ट्रा फिल्टर पेपर आता नहीं, बनाना पड़ता है। मतलब मार्केट में अगर ओह। कहीं पे प्रॉपर कहीं ऐसा इंडस्ट्री है तो वहां पर तो प्रॉपर सेटअप लगा के आप बना भी सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट नॉर्मल लैब्स में नहीं अवेलेबल होता, नॉर्मल लैब्स में बनाया जाता है सिंपली डिप करके, हाँ मैम। ठीक है। और कोई डाउट? हाँ मैम। ओके, नाउ यू कैन लीव द मीटिंग अगर आपको कोई डाउट नहीं। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम।